हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पोटेंशियल एक्स वाई जेड सभी एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। आपको इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। जिनको याद था वो पॉज दे के अप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव में ये कहा था कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई एंड जी को कांस्टेंट माना जाएगा। मैं आपको पहले इस हिस्से को सॉल्व करके दिखाता हूँ, करली v बाय करली x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 10x² प्लस 5y² माइनस 3z²। अब इसमें ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट ही मानी जाएंगी, क्योंकि सिर्फ हम x को वेरिएबल मान के चलेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। यानी कि मेरे पास जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अगर मैं ये डेरिवेटिव सॉल्व करूँगा तो 20x आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो फॉर करली v बाय करली y। इसको आप लोग सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको 5y² का डेरिवेटिव चाहिए। 5y² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? 10y। एंड इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट करली v बाय करली z। ये -6z हो जाएगा, आप लोग खुद कर देना। अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -i 20x प्लस j कैप इंटू 10y माइनस k कैप इंटू 6z। ठीक है बच्चों, अब मुझे कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1 to 3, तो x की वैल्यू मैं -1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकूं। ये -20i कैप हो जाएगा, ये +20j कैप हो जाएगा, ये +18k कैप हो जाएगा। इन द एंड मैं इस माइनस साइन को भी एडजस्ट कर दूंगा। जब मैं इस माइनस साइन को एडजस्ट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। ये पहले ही मैंने गलत कर दिया था, जो कि अब ठीक लग रहा है। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगा। 20x प्लस 10y माइनस 6z। हमने तो फाइनल आंसर देखना है। तो फाइनल आंसर बाय चांस मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो दैट डजेंट मैटर, ये ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके है। अब अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप लोग बचपन की यादों में जा सकते हो, अपने +1 वाले कंसेप्ट को याद कर सकते हो। आप लोगों को याद है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर r हो, उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने लिखे हों, पोजीशन वेक्टर r हो, हमने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप लिखे हुए हैं, तो इस r वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? √(x² प्लस y² प्लस z²। दिस इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। स्क्वायर रूट को आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। ठीक हो गया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, एक चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। वी हैव गिवन अ चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन क्वेश्चन में हमें मेंशन है। क्वेश्चन है व्हाट, ये साइन मेंशन नहीं था, मैंने पहले ही लिख दिया, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइन। मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर उसने कहा है कि इफ़ दे आर 2 पॉइंट्स A एंड B, A इज सिचुएटेड एट 0.4 मीटर एंड B इज सिचुएटेड एट एक है 0.2 मीटर पे, एक है 0.4 मीटर पे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट VB माइनस VA। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं बेटा।
एक पार्ट में हमें चार्ज की नेचर फाइंड आउट करनी है और दूसरे पार्ट में हमें ये देखना है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ये दे रखा है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या चार्ज की नेचर को जज कर सकता हूँ? एक्चुअली क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिखा हुआ है एंड नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसमें कोई साइन तो मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन लेके चल ही सकता हूँ कि ये साइन पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। जो नेचर ऑफ चार्ज ऑन द वायर दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, नहीं तो मुझे यहाँ पे किसी तरीके से समहाउ ये मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो मैं समझ जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टूवर्ड्स वायर है। अगर टूवर्ड्स वायर है तो साइन नेगेटिव है और यहाँ पर जो चार्जेस की पोलैरिटी है वो भी नेगेटिव है, बट वो मेंशन नहीं है, तो आई कैन गो फॉर कि चार्ज पक्का से पॉजिटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे पोटेंशियल लिखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ग्रेट, मुझे चाहिए dV किसके इक्वल आ गया? माइनस E इंटू dr। E की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कितनी दे रखी है? 1000 बाई r इंटू dr हो गया। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आई विल टेक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? शुरू करना है A से, एंड करना है B पे, तो लिमिट्स विल बी A से B। सिमिलरली जो डिस्टेंस है, जब नीचे A लिखा है तो B कितना आएगा? A वाला, यानी कि 0.2 मीटर, और सिमिलरली जो अपर लिमिट है वो 0.4 मीटर आएगी। तो dV का पोटेंशियल हो गया V, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A से लेके B तक। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी अगर मैं सिर्फ A लिखूँगा, तो आप ऐसे लिखो VA से लेके B तक। VA मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट A, VA मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड VB मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम VA टू VB माइनस 1000, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log R विद बेस E या नेचुरल लॉग जिसे आप कहते हो 0.2 से 0.4 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log B माइनस log A हो जाएगा, माइनस 1000 log 0.4 बाई 0.2 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। और log 2 विद नेचुरल बेस E, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये 0.6931 होती है, यानी कि आपका आंसर 693.1 वोल्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, एक बार log 2 की वैल्यू याद दिलाता हूँ। log 2 विद बेस E आपके पास होता है 0.3010, और जब आप log 2 विद बेस E को नेचुरल बेस से यानी कि कॉमन बेस में कन्वर्ट करते हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप ये वैल्यू यानी कि 0.3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये मल्टीप्लाई करके 0.6931 ही बन जाता है। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, डिस्टेंसेस एज शोन इन डायग्राम। यहाँ पर प्लस क्यू लाइक दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन यानी कि एट पॉइंट O। तो O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इन सभी चार्जेस का अलजेब्रिकल सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको इन सभी का पोटेंशियल निकालना है और ऐड कर देना है। क्या करोगे? KQ तो कॉमन ही रहेगा सबके लिए, सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ेगा? डिस्टेंस पे। पहले चार्ज के लिए ये है मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये है चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। दूसरे चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तीसरे चार्ज के लिए बेटा 4 मीटर, चौथे चार्ज के लिए बेटा सिमिलरली 8 मीटर। तो अगर अब मैं देखूं तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 एंड कॉमन रेशियो कितनी है? R।
एक्चुअली ये बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पहले डिस्कस की थी। कॉमन रेशियो आपको याद है क्या होती है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या जो मैथ वाले बच्चे हैं वो कुछ ऐसा कहेंगे Tn/Tn-1 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना आएगा? KQ इनटू, अच्छा ये अब आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स A/1 - R। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि R की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर देखो R की वैल्यू कितनी है? 1/2, दिस इज लेस देन 1 फॉर श्योर, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आएगा A/1 - 1/2, सॉरी यहाँ पर A की वैल्यू मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू K2Q। चेक कर लेना बेटा, कहीं मेरी कोई गलती ना हुई हो। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर इन चार्जेस को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर दिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर इन चार्जेस को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। एक पॉजिटिव है, फिर अगला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, पहले केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे केस में चार्ज नेगेटिव होने की वजह से यहाँ माइनस आएगा, तीसरा पॉजिटिव, चौथा फिर से नेगेटिव आएगा, बिकॉज अल्टरनेट चार्जेस की पोलैरिटी अपोजिट दी हुई है क्वेश्चन में। अब अगर आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो, आपके पास R की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। जब आप -1/2 पुट करोगे तो आप कैलकुलेशन करके देखना, पोटेंशियल की वैल्यू 2/3 KQ हो जाएगी। आपको वीडियो पॉज देना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर मेरे साथ मैच कर लेना है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो चेंजेस आने थे वही लिखे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मैच योर आंसर। इट इज़ गोइंग टू बी थ्रू 2/3 K इंटू Q। डन। हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इनर रेडियस R है, आउटर रेडियस कैपिटल R है, एंड टोटल चार्ज कैपिटल Q है। इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया गया है। इस चार्ज को इस तरीके से दिया गया है कि इन दोनों स्फीयर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इफ इट इज सो, देन क्वेश्चन अराइजेज, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। अगर कॉमन सेंटर को मैं O से डिनोट कर लूँ तो देन क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो अब सबसे पहला चैलेंज हमारे पास ये है कि इन स्फीयर्स के ऊपर एक्चुअल में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जब तक हम वो कैलकुलेट नहीं करते तब तक हम O पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की इक्वल है, σ1 = σ2। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इनर स्फीयर के ऊपर चार्ज आया है स्मॉल q और आउटर स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है बचा गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। वैसे तो मेरे दिमाग में एक और तरीका आ रहा है इसको शॉर्टकट में करने का, बट लेट इट बी एज सच। तो इनर स्फीयर के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया यही हो जाएगा, आउटर स्फीयर के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया दिस इज गोइंग टू बी 4π कैपिटल R²। ये 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। हमें फाइंड आउट करना था स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू आपके पास मेरे ख्याल से ये बन जानी चाहिए। चेक कर लेना बेटा। सिमिलरली बिना कैलकुलेशन के आप सोच सकते हो, जो बचा हुआ चार्ज है यानी कि आउटर स्फीयर का चार्ज है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी। ये कैलकुलेशन सही है ना? तो ये आ जाएगी टोटल कैपिटल Q इंटू कैपिटल R² अपॉन R² प्लस R²। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे क्या हुआ, मुझे
दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है उनकी वैल्यू मिल गई। बट मेरा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर्स। लेट अस रिकॉल कि पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल शेल कितना होता है, चाहे वो सेंटर हो चाहे कोई भी पॉइंट हो, स्फीयर के अंदर शेल है, ये शेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन इट्स सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस, एंड आर क्या होता है यहाँ पर, रेडियस। याद है? आप लोग चाहे अगर याद नहीं है तो अपने नोट्स को दोबारा से रेफर करो, यू विल फाइंड दिस वैल्यू। डन। अब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ओ, अंदर की तरफ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल दो हिस्सों में आएगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनर स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर। तो मैं इनर स्फीयर को 1 से और आउटर स्फीयर को 2 से डिनोट कर देता हूँ। ये इनर स्फीयर है 1, आउटर स्फीयर है मेरे पास 2। अब इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। देखो इनर स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल देखना है, तो के इसी का चार्ज और इसी का रेडियस, के क्यू बाय आर। इस आउटर स्फीयर की वजह से, आउटर स्फीयर पे भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है। जब मैं आउटर स्फीयर को सोचूंगा तो मुझे इनर स्फीयर को इमेजिन नहीं करना, आप लोग तो इरेज नहीं कर सकते, मैं सिर्फ समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। आउटर स्फीयर के लिए अब आप बताओ ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए। आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू। स्मॉल क्यू की वैल्यू हमने ये लिख रखी है, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस हियर, क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या आएगा बेटा, ये क्यू माइनस क्यू की वैल्यू में क्या था, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ओ आई जस्ट मिस दिस आर, लो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं, ये आर इधर लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन। ये एक स्मॉल आर फर्स्ट टर्म से कट रही है और एक कैपिटल आर सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, और कैपिटल क्यू दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो के इंटू कैपिटल क्यू ये भी कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा आर प्लस आर। प्लीज़ चेक इट आउट, क्या आपकी और मेरी कैलकुलेशन मैच कर रही हैं। मेरे पास 3 स्फेरिकल शेल्स दिए हैं जो कि आपस में कॉन्सेंट्रिक भी हैं। इनर शेल का रेडियस ए, मिडल वाले का बी और आउटर मोस्ट वाले का सी, ठीक है। इनर वाले पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, मिडल वाले पे माइनस सिग्मा और आउटर वाले पे प्लस सिग्मा। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए। ये स्फीयर है ए, ये स्फीयर बी लेबल किया गया है और ये स्फीयर सी लेबल किया गया है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ये बाद में करते हैं। पोटेंशियल इनसाइड एज वेल एज एट द सरफेस एंड एट सरफेस, पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक भूल चुके होंगे, तो बचपन की यादों में एक बार फिर ले जाता हूँ। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर था। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आंसर बन जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही शेल के अंदर भी होता है। ओके, तो ये मेरे पास एज ए रेफरेंस फार्मूला इस बार यूज होगा, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा गिवन है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इस सरफेस पे, यहाँ पर ए के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए,
ए के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज की वजह से भी होगा, बाहर वाले की वजह से भी होगा और इस वाले की वजह से भी होगा। शुरुआत करते हैं अंदर वाले से। अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस या रेडियस कितना है ए प्लस। अब अगर मैं बी शेल की वजह से, लाइन ध्यान से सुननी है, बी शेल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखूँ तो ये बी के लिए क्या है, अंदर की तरफ, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। ये प्लस सिग्मा मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए। उसके बाद आउटर मोस्ट वाले के लिए भी, इस बाहर वाले शेल के लिए भी ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P1 किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसके लिए भी फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इसका रेडियस कितना था, C। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा B माइनस A minus B plus C. So this is potential of innermost sphere, that is potential of sphere A. नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे B स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। मेरे पास जगह यही है तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, बी स्फीयर के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से यादों में वापस जाना पड़ेगा। ये मैंने पोटेंशियल लिखा था अंदर या सरफेस के ऊपर। अगर बाहर की तरफ पोटेंशियल देखना हो स्फीयर से बाहर, जब हमने लिखा था R इज ग्रेटर देन R, तब हमने ये आंसर भी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखा था। शायद जितना मुझे याद है ये ऐसे आया था। नोटबुक चेक कर लो, ये आंसर तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने तब ये बात स्पेशली कही थी कि आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए पोटेंशियल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा याद होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन आसान होगी। चलिए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे मैं कैलकुलेट करूँगा, सी पे आप खुद करना। अब बी पे जब देखते हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए। अब ये है मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट P2। अब P2 पॉइंट ए के लिए तो बाहर है, ए स्फीयर के लिए P2 पॉइंट उससे बाहर है, यानी कि ए के फार्मूले में यहाँ पर रेडियस किसका आएगा, ए का, ए स्क्वायर। और इस P2 पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर हो तो डिस्टेंस स्मॉल कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो इस केस में P2 पॉइंट तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये रेडियस बी है तो ये बी हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय बी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट, बी स्फेरिकल शेल के लिए P2 पे। P2 पॉइंट स्फेरिकल शेल बी का सरफेस है और सरफेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही फॉर्मूला लग जाएगा, रेडियस की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी, क्योंकि इस मिडिल शेल के लिए रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, स्मॉल बी। अब अगर हम थर्ड शेल सी शेल की बात करें, इस बाहर वाले शेल की बात करें, इस बाहर वाले शेल के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P2 अंदर की तरफ है, और अगर अंदर की तरफ हो तो फार्मूला यही लगेगा। तो इसमें रेडियस किसका आएगा, शेल का, और आउटर मोस्ट शेल का रेडियस कितना है, सी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब हमारे पास आखिरी केस आ गया जब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट स्फीयर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। आपने नोट कर लिया होगा, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज देके पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैलकुलेट कर सकते हो। सी पॉइंट पे पोटेंशियल कहाँ से कैलकुलेट करोगे। अब अगर ये शेल आउटर मोस्ट है, ए से शुरू करें, इस स्फीयर के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, बी स्फीयर के लिए भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, और सी के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो ए और बी के लिए बाहर है, बाहर के लिए ये फॉर्मूला लगता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे अंदर वाले से शुरू करेंगे, अंदर वाले का रेडियस क्या था, ए स्क्वायर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है अपने पास, सी।
दूसरे के लिए भी सेम कंसेप्ट लगेगा, मैं थोड़ा जल्दी से कर दूंगा। तीसरे के लिए क्योंकि सरफेस के ऊपर है, फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की जगह सी आएगा। अब अगर आप यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन रख लो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बन जाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आखिरी न्यूमेरिकल आप लोग वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा। स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है। हमारे पास दो रिंग्स हैं विच आर प्लेस्ड ऑन द कॉमन एक्सिस, ठीक है, हैविंग कॉमन एक्सिस। दोनों रिंग्स का रेडियस आर है, दोनों रिंग्स जो हैं दीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कैपिटल आर। एक रिंग के ऊपर चार्ज Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरी रिंग के ऊपर चार्ज Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन इन मूविंग चार्ज स्मॉल q फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू द सेंटर ऑफ अदर रिंग, यानी कि O1 से O2 तक एक चार्ज को मूव करना है और इसे मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट O1, फिर सिमिलरली करके पोटेंशियल एट O2। पोटेंशियल एट O1 यानी कि लेफ्ट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, लेफ्ट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल एक खुद के चार्ज की वजह से होगा, एक दूसरी रिंग के चार्ज की वजह से होगा। खुद के चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ1/R, ठीक है, सेंटर पे यही होगा। और दूसरे की वजह से क्या होगा, फॉर्मूला होता है KQ2/√ऑफ A² प्लस x²। A की जगह भी R है और x की जगह भी R है, तो ये हो जाएगा R² प्लस R², ये √2R हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग जब आप सॉल्व करोगे ये √2R हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा Q1 प्लस Q2/√2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग, बिना दिमाग लगाए सिर्फ हम Q1 Q2 को उल्टा कर देंगे, Q2 प्लस Q1/√2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। बाय डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें मूव कहाँ से करना है, O1 से O2 तक। और मैंने आपको क्या सिखाया था, A से B मूव करना है तो फाइनल पोटेंशियल पहले आना है, पोटेंशियल ऑफ O2 माइनस पोटेंशियल एट O1, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो K/R तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। दिस माइनस दिस करना है तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस Q1/√2 माइनस Q2/√2। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लूँ तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ सकती है KQ/R। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ से Q1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन रखूँ, कुछ भी कर लो बेटा, कैलकुलेशन आसान तो होगी नहीं, Q2 माइनस Q1, उसके बाद माइनस Q2 माइनस Q1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, Q2 माइनस Q1, तो थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दिखाई देगा, यस यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। KQ/R इधर से कॉमन आ जाएगा Q2 माइनस Q1 और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/√2। सो दिस शुड बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हमारा अगला आर्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल हम लोग बहुत डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं। शॉर्ट डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं चार्जेस के बीच में कितना लेते हैं, 2a, याद है। अब हमसे कहा गया एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का मतलब है यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो आई जस्ट मार्क एन आर्बिट्रेरी पॉइंट
एट एन एंगल थीटा सच दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डायपोल से R है। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे पोटेंशियल चार्ज A की वजह से भी होगा, चार्ज प्रेजेंट एट A एंड चार्ज प्रेजेंट एट B, इन दोनों की वजह से होगा। वी आर जस्ट अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी कैलकुलेशन के लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट डूइंग सम कंस्ट्रक्शन। ये ठीक है, AP और BP मैंने मार्क कर दिए हैं। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो टोटल पोटेंशियल दो हिस्सों में आएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए हमें याद है, KQ/R। R की जगह डिस्टेंस कितना आ जाएगा, PA, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, PP। क्योंकि A पॉइंट पे चार्ज नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर -Q लिख दिया गया है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास थोड़ा सा माइनस साइन भी एडजस्ट कर दूँगा, तो इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PB एंड PA। अब मेरे पास जो फाइट है वो PB और PA को फाइंड आउट करने की है, A एंड R, इनफैक्ट A एंड R। इस तो PB एंड PA की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, पहले मैं इस PO लाइन को प्रोड्यूस करता हूँ। PO लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास N1। फिर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा, इधर ये आ जाएगा मेरे पास N2। अब मुझे अपने इस डायग्राम में अगर ये एंगल थीटा दिखाई दे रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। इफ आई रेफर ट्रायंगल AN1O, AN1O, ON1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ON1 by OA। दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, यानी कि ON1 की वैल्यू कितनी है, A cos थीटा। Done. Now in the same way you can try with this triangle, this one which is triangle we have ON2B। इस ट्रायंगल में भी अगर आपको ON2 ढूंढना हो तो ON2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A cos थीटा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आई एम फाइंडिंग आउट, देखो आई एम फाइंडिंग आउट ON1 एंड ON2। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई विल रिलेट दिस टू। मेरे पास है PB, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। PB को देखिए, डायग्रामेटिकली देखिए PB, क्या PB PN2 के इक्वल होगा, PB PN2 के इक्वल होगा, ये 100% इक्वल होगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग शॉर्ट डायपोल। मैं आपको करके दिखाता हूँ बट बाद में इरेज कर दूंगा। अगर मेरे पास शॉर्ट डायपोल है तो मेरे पास सिचुएशन इज लाइक दिस। ये पॉइंट कौन सा होगा, B, और ये होगा मेरे पास O, ये है P, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने में आपको पक्का से लग रहा है कि PO थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको डेफिनेटली ये लगना ही चाहिए कि BP और N2P ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है, दिस इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डायपोल। तो PB जो लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल PN2। और डायग्राम से देखो, क्या PN2 को लिख सकते हो PO माइनस ON2। PO हमारे पास कितना है, R। ON2 हमने कितना कैलकुलेट किया है, A cos थीटा, यानी कि PB की वैल्यू मेरे पास आ गई है R माइनस A cos थीटा। इन द सेम वे वी कैन अटेम्प्ट PA। PA देखो कितना है, क्या मैं PA को PN1 के नियरली इक्वल मान सकता हूँ, यस। तो PN1 को आप कैसे लिख सकते हो, PN1 को PO प्लस ON1, PO प्लस ON1। ON1 आपने यहाँ पे लिख रखा है A cos थीटा, और PO हमारे पास है R। डायग्राम से चेक करो, दिस इज R। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब हम लोग ये दो वैल्यूज़ पी की वैल्यू और पी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी 1/PB कितना है r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। जब एलसीएम लोगे तो r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ये ऐड हो जाएंगे 2a कॉस थीटा। ओह आई थिंक आई मिस समथिंग कि ये तो आया ही, क्यों तो कहीं आया ही नहीं। ओह जब मैंने ये कॉमन रखा तो यहाँ पे क्यों मिस कर दिया, सॉरी बेटा। तो आपको ये क्यों यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये क्यों यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब अगर हम ध्यान दें तो 2a इंटू क्यू आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, डायपोल मोमेंट। तो मैं v की वैल्यू लिख सकता हूँ k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस रिजल्ट में हम जो एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट डायपोल मान के चल रहे हैं, तो शॉर्ट डायपोल में आर स्क्वेयर बहुत लार्ज होगा और ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद आर स्क्वेयर वी कैन निगलेक्ट ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो लिखो निगलेक्टिंग ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इन कंपैरिजन विद आर स्क्वेयर लिखो। और फिर आपके पास फाइनल पोटेंशियल V की वैल्यू आप लोग खुद ब खुद लिख सकते हो। पोटेंशियल V की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही होगी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर। बेसिकली आप K की वैल्यू अगर पुट कर दो तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बढ़िया। इसमें जो आपको नोटिस करना है, ठीक है, ये कंडीशन कब थी, जब R बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू A। इसमें जो आपको नोटिस करना है, इस केस में पोटेंशियल वेरी करता है 1/r स्क्वायर, जबकि हम जब पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते हैं तो पोटेंशियल वेरी करता है एज 1/r। यहाँ पे ये वेरी कर रहा है एज 1/r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसके लिए है, फॉर डाइपोल के लिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज के लिए ये वेरिएशन हमारे पास 1/r होती। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं थीटा 180 पुट करता तो कॉस थीटा -1 हो जाता, तो पोटेंशियल की वैल्यू वही रहती, बट एक नेगेटिव साइन आ जाता। बट मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। 90 डिग्री को समझते हैं, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये मेरे पास एक डायपोल है, इस लाइन के ऊपर अगर P पॉइंट होगा, कहीं पे भी P पॉइंट होगा, एनीवेयर, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। मैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लूँगा, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हर केस में ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। अब इसी बात को मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन। मैंने कहा था कि आप इस लाइन को लेने की जगह अगर इस लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक प्लेन ले लो, तो उस प्लेन में भी सब जगह पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। ये मैंने तब भी प्लेन कुछ ऐसे ही डॉटेड सा बनाया था। ये प्लेन ऐसे आर पार है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये एंगल कितना बन रहा है 90। इस प्लेन में हम यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्लेन पॉइंट लेंगे, सब पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहेगी।
सब पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड सच प्लेन इज कॉल्ड या सच सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो प्लेन है इन केस ऑफ डाइपोल, ये प्लस आएगा बेटा, दैट प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री और 180 में थोड़ा सा ना जल्दी में बता दिया, इसको भी क्लियर करता हूँ। देखते हैं आगे। मेरा जो कंसर्न है, जो समझाना चाहता हूँ कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में नेगेटिव साइन का फर्क क्यों आ रहा है। यहाँ पर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ये सेंटर हो गया। अब अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है तो ये कितना एंगल बना रहा है इस तरफ 0 डिग्री। डायपोल मोमेंट इस तरफ देखो, P इधर है और O से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो बेटा देखो प्लस क्यू और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम है, जिसका मतलब प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगा। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ऑन द अदर साइड अगर हम 180 डिग्री एंगल लेते हैं तो इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस तरफ आएगा। ये देखो, ये मेरे पास वेक्टर R हो जाएगा, P वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी, P इसी तरफ रहेगा क्योंकि P की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, तो यू कैन सी दैट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, माइनस क्यू और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड प्लस क्यू चार्ज। तो अब माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा और इसका मतलब नेट पोटेंशियल भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। इज इट ओके बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल क्वाड वर्ड 4 के साथ 4 के साथ लिंक है, तो क्वाड्रुपोल क्या होता है जिसमें 4 चार्जेस हों, ठीक है। 4 चार्जेस का कॉम्बिनेशन बेसिकली कैसे बनता है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और यहाँ पे बीच में आएगा प्लस 2q, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, प्लस क्यू बीच में माइनस 2q भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपका दिल करता है आप वैसे कंसिडर कर सकते हो। आपका मन है यहाँ पे प्लस करना है, बीच में माइनस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर टेकिंग एक्सिस एंड ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। मेरे डायग्राम में इन 2 चार्जेस या 3 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, बट मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल ही कंसिडर करता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम हमेशा बात करते आए हैं, शॉर्ट डाइपोल की बात करते थे, यहाँ पे शॉर्ट क्वाड्रुपोल की बात करेंगे। और ये जो सेंटर पॉइंट है O है, सेंटर पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस R रहेगा। हम हमेशा जो R डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब हमें P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ढूंढना है बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रुपोल। इस कैलकुलेशन में आपको जो नोटिस करना है कि अब आपको 2 नहीं बल्कि 3 चार्जेस का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जो माइनस 2q है इसको आप ऐसे कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो कि एक ये डाइपोल बन गया और एक ये डाइपोल बन गया, तो 2 डाइपोल्स के कॉम्बिनेशन का जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम क्वाड्रुपोल कहते हैं। ओके, लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो मैं सीधा लिखूंगा, आप लोगों को आता है। मैं पहले लिखूंगा A से P तक का पोटेंशियल KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस A। फिर O से P तक के लिए KQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2Q अपॉन पूरा डिस्टेंस हो जाएगा R। B से P तक डिस्टेंस कितना है बेटा, R माइनस A। तो आप लिख सकते हो K इंटू Q अपॉन R माइनस A, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में से KQ कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R प्लस A माइनस 2 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R माइनस A। अब हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे।
के क्यू इंटू ये हो जाएगा आर माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं गलत कर दिया थोड़ा जल्दी में। तो v की वैल्यू मेरे पास आएगी के क्यू इंटू आर माइनस ए माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर ए माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ए अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और कमाल हो रहा है, ये आर ए भी कैंसिल आउट हो रही है। मुझे बेटा इसका आंसर याद नहीं है, तो कोई गलती हो जाए तो भाई साहब माफ़ कर देना। आप लोगों की एब्सेंस में गलती को ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखो क्या यहाँ तक आपका आंसर आ गया है, ये बनना चाहिए आपके पास, बढ़िया है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। गलती फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही। ओके, अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर सकता हूँ, रीअरेंज नहीं सॉरी स्पेशल केस कर सकता हूँ। ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर बिकॉज हम शॉर्ट डाइपोल एज्यूम कर रहे हैं। तो इज दैट ओके? तो ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो आपको समझना है कि यहाँ पर पोटेंशियल वेरी करता है 1/r³ से। देखो अगर पॉइंट चार्ज है तो 1/r से, अगर डाइपोल है तो 1/r² से, और अगर क्वाड्रपोल है तो 1/r³ से। अब सेम कंसेप्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी सोच सकते हो। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है 1/r² से, डाइपोल के लिए 1/r³ से, तो क्वाड्रपोल के लिए ये 1 वेरी करेगा एज 1/r⁴, ठीक है। यानी कि हर बार एक जो पावर है वो चेंज होती चली जाती है, बढ़िया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से चार्ज को ट्रांसफ़र कर पाएँ। इज़ देयर एनी वे टू ट्रांसफ़र कंप्लीट चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी? स्टेटमेंट क्लियर है? ये आगे जाके हम इसको एज ए वेन डायग्राफ जनरेटर उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बट फिलहाल अपना क्वेश्चन है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ, लिख लो। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर होल चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी? अब सुनो, हमारे पास जो चैलेंज है इस सिचुएशन में, मान लो मेरे पास ये दो बॉडीज़ है, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर सपोज कोई चार्ज नहीं है, एग्जांपल ही ले रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। सपोज दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर या कह लो मेटालिक स्फीयर, दिस इज आल्सो अ गुड कंडक्टर। तो इन दोनों में से आपस में चार्ज का बड़ी आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये न्यूट्रल है तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली इसका पोटेंशियल 0 है। अब मैं इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता हूँ थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? चार्ज लेफ्ट साइड वाले कंडक्टर से राइट साइड वाले कंडक्टर तक फ्लो करेगा, बट चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज ने फ्लो करना बंद कर देना है। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि पोटेंशियल वो कंडीशन है जो डिसाइड करती है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लो पोटेंशियल। तो चार्ज ने इसी तरह फ्लो करना है। कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। जरूरी नहीं ये चार्जेस इक्वल हों, क्योंकि अगर बॉडीज़ का साइज़ अलग अलग है तो चार्जेस की अमाउंट भी अलग अलग होगी, ठीक है। ये हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ देर बाद इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा,
ठीक है, वी डैश पहले वी था तो अब वी डैश हो गया। इसके बाद चार्ज ने फ्लो करना बंद कर देना है, ठीक है। यानी कि मैं लेफ्ट वाले कंडक्टर से कुछ चार्ज तो राइट वाले कंडक्टर तक भेज पाया, बट मैं इसको कंप्लीटली पूरी तरह से खाली नहीं कर पाया। बट हमारा टारगेट या हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पूरी तरह से 100% चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो जवाब है कि इस मेथड से तो नहीं। तो सेकंड मेथड क्या है जिससे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इसके लिए बेटा हम क्या लेते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। मैं समझाने के लिए स्फीयर्स लूँगा, बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस स्मॉल r है, दूसरे का रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। मैंने इनर स्फीयर को सपोज चार्ज दिया Q1, दिस इज चार्ज Q1, और आउटर स्फीयर को मैंने चार्ज दिया यहाँ पर Q2, ठीक है। चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर इज Q2। अब हम चाहते हैं कि इनर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो आउटर स्फीयर पे चला जाए, पूरे का पूरा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग वायर लगानी है, ठीक है। बट अभी नहीं लगाऊंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बिना कंडक्टिंग वायर के इन 2 बॉडीज़ के बीच में, इनर और आउटर स्फेरिकल शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओके। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैं इस सरफेस को मान लेता हूँ A और दूसरे सरफेस को मैं एज्यूम कर लेता हूँ B, ठीक है। वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सरफेस A। वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सरफेस A। तो A सरफेस पे पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। क्या आप में है कुछ दम? पोटेंशियल ऑफ सरफेस A सरफेस पे पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा? एक इस इनर शेल की वजह से और एक आउटर शेल की वजह से। इनर शेल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? KQ1/R, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट है। और बाहर वाली शेल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा? बाहर वाली शेल के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर है, और जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट शेल के अंदर हो तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही अंदर सब जगह होता है, यानी कि अंदर भी पोटेंशियल यही आएगा। तो दिस इज पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल A या एट पॉइंट A, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। अगर मैं B पॉइंट को देखूँ तो B पॉइंट के लिए, B पॉइंट और इनर शेल में देखूं तो इनर शेल के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर हो तो चार्ज इसका, और बाहर वाले के लिए ये डिस्टेंस कितना है बेटा? कैपिटल R, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, आप जस्ट ये इमेजिन करिए कि ये शेल अभी नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है, ठीक है। अगर ये शेल नहीं है तो इस शेल के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, बाहर के लिए डिस्टेंस पोटेंशियल यही आएगा। और इस बाहर वाले शेल के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एट पॉइंट B KQ2/R, क्योंकि बाहर वाले शेल के लिए तो B पॉइंट उसके सरफेस के ऊपर ही है। अब मुझे कैलकुलेट करना है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट VA माइनस VB। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा यू विल नोटिस दैट ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, यानी कि मेरे पास आंसर में क्या बचेगा? K इंटू Q1/R माइनस Q1/R। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो Q1 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस 1/R, ठीक है। अब ये देखो कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? R कम है, R कम है तो इसका मतलब 1/R ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल R, 1/R।
तो ये टर्म, दिस टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है, एज्यूमिंग कि जो Q1 चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव है। मैं जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें Q1 चार्ज को तो पॉजिटिव मान के ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो मेरी राइट साइड है वो 100% गारंटी है कि ये पॉजिटिव होने वाली है, यानी कि मैं कह सकता हूँ VA माइनस VB इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, या इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ VA इज ग्रेटर देन VB। VA क्या है? पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, VB क्या है? पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है। किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? VA का, इनर सरफेस का या इनर शेल का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये देखो कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हमारे पास Q2 आता ही नहीं है। Q2 मतलब बाहर के सरफेस का पोटेंशियल आता ही, सॉरी बाहर के सरफेस का चार्ज आता ही नहीं। अबव रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अबव रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर शेल, जिसका मतलब क्या है कि बाहर के शेल के ऊपर जितना मर्जी चार्ज हो, वट एवर इज द अमाउंट डजेंट मैटर, हमेशा इनर शेल का पोटेंशियल आउटर शेल के पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा। बाहर चाहे 1 कूलम हो चाहे लाख कूलम हो, दैट डजेंट मैटर, हमेशा इनर शेल का पोटेंशियल आउटर शेल के पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा। तो ये पोटेंशियल बराबर कब होगा? ये बराबर दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है कि Q1 की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि मैं कह सकता हूँ VA एंड VB आपस में तभी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ Q1 इज इक्वल टू 0, दैट इज जो इनर सरफेस है उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, इनर सरफेस हैज़ 0 चार्ज, इनर सरफेस के ऊपर कोई चार्ज ना हो, यानी कि इनर सरफेस पूरी तरह से खाली हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये समझेंगे कि कैसे पूरे का पूरा चार्ज इनर शेल से आउटर शेल पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखो मैं इन दोनों शेल्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, दिस इज कंडक्टिंग वायर। जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज किस तरफ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल किसका है? इनर शेल का, हमने लिखा था। तो चार्ज इनर शेल से आउटर शेल तक फ्लो करेगा। चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और पोटेंशियल बराबर कब होता है? जब इनर शेल के ऊपर चार्ज 0 हो जाता है। यानी कि जो Q1 चार्ज है वो लगातार इस तरफ फ्लो करता रहेगा। और ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब है कि अब कहीं जाके इन दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल से होगा, यानी कि आफ्टर सम टाइम वो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होगा। आफ्टर सम टाइम सारे का सारा चार्ज जो है वो आउटर स्फीयर के ऊपर आ जाएगा, स्फेरिकल शेल के ऊपर आ जाएगा। अंदर वाले शेल से सारे का सारा चार्ज मूव कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक टू ट्रांसफर इंटायर चार्ज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाने के लिए जो डाटा हमारे पास था, जो वैल्यूज़ हमने ड्राइव कर रखी थी, उसको यूज़ करने के लिए मैंने शेल्स लिए हैं। बट इन जनरल जो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर एक कंडक्टर किसी दूसरे कंडक्टर के अंदर रखा है, वट एवर इज द शेप, डजेंट मैटर कहाँ रखा है, डजेंट मैटर, ठीक है। ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, ठीक है। इस कंडक्टर 1 के ऊपर कुछ चार्ज है। अगर मैं इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में जोड़ दूं तो ये सारे का सारा चार्ज C1 के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है वो सारे का सारा चार्ज इनर कंडक्टर से आउटर कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा इफ़ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर। यानी कि अगर चार्ज को फ्लो करने का मौका मिलेगा तभी चार्ज आएगा, अदरवाइज चार्ज नहीं आ सकता। तो अगर इन दोनों कंडक्टिंग
शेल्स को, आई एम नॉट सेइंग स्फेरिकल शेल्स, इन कंडक्टिंग शेल्स को आपस में जोड़ दिया गया है तब चार्ज फ्लो कर सकता है, बट शर्त यह है कि एक शेल जो है वो दूसरे के अंदर होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A force is said to be conservative if work done by a force or against that force does not depend upon path followed. In fact, it only depends upon initial and final position. हम लोगों ने तब +1 में ये डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपना एक फील्ड पैदा करती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैं अगर कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूँगा, ए फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय फील्ड और अगेंस्ट फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनफैक्ट इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे, साथ में एक नई टर्म का मीनिंग समझेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी है तब आप लोगों ने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी सी कंजस्टेड सी बनेगी तो ध्यान से बनाना। ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा क्लियर बना सकूं, बट आपको मेरी ड्राइंग पे भरोसा है ही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक क्या लिया, कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया। इस कोऑर्डिनेट फ्रेम को क्या नाम रखा, OXYZ। इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के सेंटर के ऊपर, कोऑर्डिनेट फ्रेम के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रख दिया +Q। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज +Q ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। दिस पॉइंट Q चार्ज विल सेटअप इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगा। मैं यहाँ पर डायग्राम को कम से कम कंजस्टेड बनाने के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके फील्ड को शो कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका फील्ड पूरे स्पेस में प्रेजेंट होगा। आप चाहो तो हर तरफ लाइंस, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ज को किसी आर्बिट्रेरी पाथ, चार्ज मान लो Q0 + Q0, इस चार्ज को आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। वी आर मूविंग a unit positive charge या +Q0 charge from point A to B along any arbitrary path such that A पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से हमने शुरू किया, उसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना है RA, और यहाँ पे हमने ख़त्म करना है यानी कि B पॉइंट के लिए हमने एज्यूम किया कि पोजीशन वेक्टर कितना है RP। क्या ये डायग्राम क्लियर है? हम चार्ज को यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं और हम देखेंगे इस पाथ के अलोंग मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको मूव करते हुए ले जा रहे थे, मान लो किसी टाइम पे वी रीच इज एट पॉइंट P। आर्बिट्रेरी है, इन बिटवीन पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं P। इस पॉइंट P के ऊपर चार्ज जब पहुँचा तो चार्ज को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और देखेंगे इसको स्लाइटली पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करने में, स्लाइटली मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, फॉर दिस लेट अस अज्यूम दैट जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है वो कितना है R। कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, P से Q तक। मैं इतने हिस्से को, इस हिस्से को जूम करके बना देता हूँ। आप यूँ समझो कि इसको मैंने 50 करोड़ गुना मैग्नीफाई करके बना दिया है। ये बहुत छोटा होगा, P एंड Q पॉइंट्स विल बी वेरी क्लोज। ठीक है, इस हिस्से में दिखेगा तो सही है ना। चलो इधर ही बना लेते हैं।
तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, डन। और ये मेरे पास कुछ कर्व ऐसे थी, और ये पॉइंट क्या था मेरे पास, इधर वाला पॉइंट था P, ये पॉइंट Q था, और इधर से ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर R आ रहा था। दिस इज डायग्राम। हम कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, लॉन्ग दिस लेंथ P से Q तक। ये स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं dl मान सकता हूँ। क्या आपको डायग्राम यहाँ पर क्लियर है? अब देखिए, मुझे इस चार्ज को, कौन से चार्ज को, प्लस Q0 को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट P टू Q। इसको मूव करने के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हम क्या लिखेंगे, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी गिवन बाय F डॉट dl। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट ds की जगह मैंने सिंबल क्या रखा है, dl, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब F और dl के बीच में कितना एंगल है ये देखना पड़ेगा। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ये है फोर्स, ये है dl। फोर्स और dl के बीच में अपने पास एंगल सपोज कर लिया थीटा है, यानी कि अब मैं dw को जब लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा F इंटू dl इंटू कॉस थीटा। ओके, अब F की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड लिखनी है, ये मेरे पास आएगी Q0 इंटू E इंटू dl कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस आर्टिकल में मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि ना जब वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था या पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैलकुलेट किया था, उस डिस्कशन के दौरान आप लोगों के मन में एक नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं रह गया था, मन चुभ रहा था कि वो dr का नेगेटिव क्यों डाला है। इस आर्टिकल को करने के बाद वो पॉइंट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे फ़ायदा होगा कि आपको समझ आ जाएगा। ये डन है बेटा। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये वापस क्या बच गया इधर, dl cos थीटा। ठीक है, अब dl cos थीटा को समझाने का टाइम आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखना। मान लो कि मेरे पास ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, अगर x एक्सिस में ये डिस्टेंस x हो तो ये स्मॉल लेंथ इन द सेम डायरेक्शन कितनी लेते हो बेटा, dx। अगर ये y एक्सिस होती तो y डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेते तो कितना होता, dy। एग्री विद मी? एंड आई वांट टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट हियर, कि यहाँ पर मेरे पास ये r है, तो r की डायरेक्शन में जो थोड़ी सी मूवमेंट है वो कितनी होगी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dr। तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा। आई नीड टू ड्रॉ डायग्राम वंस अगेन। तो मेरे पास ये सिचुएशन थी, इधर से मेरे पास ये r वेक्टर आ रहा था और ये मेरे पास था dl, और यहाँ पे एंगल कितना था, थीटा। इज इट ओके? अब मैं dl से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो कि इस ट्रायंगल में ये पॉइंट P था, ये Q था, और इसको मैं मान लेता हूँ N। तो अगर मैं ट्रायंगल PQN लूँ, इस ट्रायंगल में मेरे पास cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, Pn, और Pn की वैल्यू कितनी होगी, dr। Pn किस डायरेक्शन में है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r या इन द डायरेक्शन ऑफ r की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, dr। तो ये हो जाएगा dr बाय dl। तो यहाँ से dr इज इक्वल टू dl cos थीटा। तो यानी कि मैं ये dl cos थीटा की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास बाद में जगह कम पड़ेगी तो मैं यहीं पे ये dl cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरे पास dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय
आर स्क्वायर इंटू डी एल कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, डी आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर है? बढ़िया। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज करूंगा। आप लोग किसी ने नोट नहीं किया तो पॉज देकर नोट कर लीजिएगा। अब ये मेरे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कोई शक, कोई चिंता? अगर मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लूँगा। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dr अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? बोलो बेटा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? शुरू हमने किया था आर ए से, ख़त्म किया है आर बी पे। क्या ये क्लियर है? बढ़िया। तो अब मुझे बताइए कि वर्क डन व्हेन वी आर मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज़ जरूरी यहाँ आप डिस्कस कर सकते, दिमाग में आई, ये फोर्स किसने लगाई थी, है ना? ये बड़ा मेंशन करना बड़ा जरूरी है। ये फोर्स किसने लगाई थी? दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय फील्ड। क्योंकि ये फोर्स फील्ड ने लगाई थी तो ये वर्क डन भी किसका है? दिस इज वर्क डन बाय फील्ड, नॉट बाय अस। दिस इज वर्क डन बाय फील्ड। तो यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आनी चाहिए वर्क डन बाय फील्ड। जब आप यहाँ पर लिमिट्स इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ, जल्दी में 2 स्टेप करूँगा। ये क्यू नॉट को जो हमने इधर रखा है क्यू नॉट, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे और साथ में मैं ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में नेगेटिव साइन भी एडजस्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 1/r a माइनस 1/r b विद द एडजस्टमेंट ऑफ माइनस साइन। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या वर्क डन अगर क्यू नॉट उधर रखूँगा तो वर्क डन आ गया। अगर आप नोटिस करो तो ये जो वर्क डन है ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम पार्टिकल को प्लस क्यू नॉट को ए से बी तक किस पाथ के अलोंग लेकर गए थे। इट मीन्स दैट work done does not depend upon initial and does not depend upon path followed. It only depends upon initial and final position. तो such field is called conservative field. ठीक है, तो इस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। दिस इज, आई रिपीट, दिस इज वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड। ओके, अब जो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली रेड कलर से हाईलाइट करके लिखना है, जब वर्क डन बाय फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आर ए इनिशियल पोजीशन पहले आती है। वर्क डन बाय फील्ड है तो इनिशियल पोजीशन वाली इनिशियल वैल्यू पहले आएगी, फाइनल वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है, किसके? वर्क डन बाय फील्ड। क्योंकि ये आगे जाके अभी आपको परेशान करने वाला है, इसलिए मैं इतना जोर लगा के बोल रहा हूँ। ओके, अब इस कैलकुलेशन में देखो, पूरी डिस्कशन में मुझे कहीं कोई नेगेटिव लेना नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क डन कैलकुलेट किया जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसका लॉजिक बड़ा क्लियर था क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिख लिया था और थीटा अपने आप ही सारी कैलकुलेशन करता चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखते हैं, अभी वो पार्ट पेंडिंग है पोटेंशियल वाला, लेट इट बी। अब देखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड कहाँ से आता है। मैं जितना पार्ट रिक्वायर्ड रखूँगा, बाकी इरेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से वापस शुरू करते हैं। तो ये हमने लिखा था, तो dw मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर मैं फोर्स की वैल्यू पुट करूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर तो यही आएगी। तो dw बाई क्यू नॉट कितना हो जाएगा? E डॉट dl टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस विल रिप्रेजेंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहाँ से कहाँ तक जाने में? ए से बी तक जाने में पर यूनिट चार्ज।
ठीक है। और यहाँ पर लिमिट्स क्या आएंगी, आर ए से आर बी तक। स्टार्ट किया था हमने आर ए से, ख़त्म किया है आर बी पे, और ये आ जाएगा मेरे पास ई डॉट डी एल। ठीक है बेटा, ये वर्क डन किसने किया था, बोलो थोड़ा, सुनाई नहीं दिया, बाय फील्ड। दिस इज वर्क डन बाय फील्ड। तो मुझे इस रिजल्ट को समझना है, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि वर्क डन बाय फील्ड के केस में हमारे पास लिमिट्स कैसे आ रही हैं, और यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, कोई साइन नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से वर्ड आया, dl, लेंथ थी तो यहाँ से है लाइन, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। dl से लाइन, ये इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल, e फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज। अब हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड की जगह वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। जब हम वर्क डन अगेंस्ट फील्ड बात करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क डन कर रहा है, तो एफ डॉट डी एल हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही हो जाएगा। और ये जो फोर्स है, ये अब की जो फोर्स है वो पिछली वाली फोर्स से अपोजिट आएगी, सिर्फ कहाँ पे फर्क पड़ेगा, एक माइनस साइन का, बाकी सारी कहानी तो सेम रहेगी। बाकी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बाकी सारी कहानी यही रहेगी, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे लिमिट्स क्या आई हैं बेटा, बोलो, आर ए से शुरू करके आर बी तक ख़त्म करेंगे, ये मेरे पास आएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी एल, आर ए से आर बी तक, आर ए से आर बी तक। क्या ये क्लियर है? तो अब अगर मुझे लिखना हो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट फील्ड पर यूनिट चार्ज, तो ये मेरे पास क्या आता है, ये यहाँ पे हाईलाइट करना है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ electric field. This gives me work done against field in moving charge from point A to point B. ठीक है, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, बचपन की यादों में वापस जाएंगे। मैं आपको याद कराऊंगा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी बी माइनस वी ए, ये हमारे पास आया था वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। इस डेफिनेशन में भी हमने यही कहा था, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। ठीक है, तो ये भी अगेंस्ट फील्ड है, इसका मतलब ये सेक्शन और ये सेक्शन, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और इस इक्वेशन की राइट साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। सो मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस बात को और बढ़िया से कर देते हैं, कहाँ तक दिखेगा आपको और मुझे पता नहीं लग रहा, चलो अगली लाइन में लिख देते हैं। आपको ये वैल्यू याद होगी वी बी माइनस वी ए, हमने इसको सॉल्व किया था, हमने ये वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, दो स्टेप में लिखूँगा, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए, ये वैल्यू लिखी थी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक्चुअली जब हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया था तो मैंने
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब को बाहर रख लिया था, ये रिजल्ट आया था, है ना। तब मैंने आपको ये याद करवाया था कि अगर पोटेंशियल B का पोटेंशियल है तो RB भी पहले आएगा, माइनस A का पोटेंशियल है तो RA बाद में आएगा। माइनस के बाद वाला पोटेंशियल, माइनस के बाद वाला RA, इनिशियल वाला पोटेंशियल मतलब VB तो इधर भी RB आएगा। ऐसे ही याद करवाया था। ओके, अब इस रिजल्ट को इसके साथ लिख सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसे कंबाइन कर दूं तो ये मेरे पास अ कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन। दो डेफिनेशन आ सकती हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। पहली डेफिनेशन, हाँ एक और ऐड कर दो, सॉरी आप एक और ऐड कर सकते हो, वर्क डन फ्रॉम A to B पर यूनिट चार्ज। तो ये एक सिंगल फार्मूला आप अगर लिख लोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, या नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 हो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 हो, अगर मैं ये लिखूं E डॉट dl ओवर द क्लोज्ड पाथ, इस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्कल डाल दिया, क्लोज्ड पाथ। इसका मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, RA और RB की वैल्यू सेम हो जाएगी। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास फार्मूला था K/1/RA माइनस 1/RB, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। किसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड over the closed path is equal to 0, over the closed path is equal to 0. okay, that's all. अच्छा, एक पॉइंट मुझे और याद आ गया, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये टॉपिक मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। कई बार ना कंपटीशन के लिए है ये सिर्फ, कई बार कंपटीशन में कुछ अजीब सा फार्मूला लिख देंगे, कुछ भी इन XYZ कोऑर्डिनेट्स कोई भी फील्ड लिख देंगे और कहेंगे बताओ कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। तो हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की जगह हम लोग सीधा एक जुगाड़ यूज़ करते होते हैं, कर्ल ऑफ दैट फील्ड। मान लो फील्ड E है, इट शुड बी 0, इसको हम बोलते हैं कर्ल, ठीक है। दिस इज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर ये 0 है देन if this, then field is conservative in nature. Field is conservative in nature. This is one of the way to test whether field is conservative or not. इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक फील्ड है जिसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ठीक है। तो अब मेरे पास कर्ल ऑफ E क्या आएगा, इसको बोलते डेल क्रॉस E, ये सिंबल का नाम होता है डेल क्रॉस E या कर्ल ऑफ E IJK, ठीक है। कर्ल की वैल्यू शायद मैंने आगे भी कहीं लिखी थी, हाँ तो आपको याद होगी, ये कर्ली बाय कर्ली x हो जाएगा, कर्ली बाय कर्ली y हो जाएगा, कर्ली बाय कर्ली z हो जाएगा, ये EX हो जाएगा, EY हो जाएगा, EZ हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, अगर ये वैल्यू 0 है तो फील्ड कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन या वैल्यू भूल चुकी है, मैं उनके लिए रिकॉल करवा दूं, ये शायद हमने कुछ इस तरह से लिखी थी। ओके